हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया है, उसके बाद में पेपर पैटर्न का डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो में हम एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 1 जो कि है बेसिक्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूल तत्व, उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो से आप लोग अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो हेडिंग है, तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में लगाइए एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो है वो है जूल्स। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई एनर्जी। उसी के साथ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण कहलाता है कंजर्वेशन। किसी चीज़ को कंजर्व करना, किसी चीज़ को बचाना, वो क्या कहलाता है? हमारा कंजर्वेशन। तो ये दो हेडिंग कंप्लीट हो गई। कभी कभी हम लोगों से एक मार्क्स में ये हेडिंग्स के बाद इन हेडिंग्स पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का वर्गीकरण किस तरीके से हम लोग करते हैं? तो ऊर्जा का वर्गीकरण जो है वो होता है एनर्जी बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। थर्ड टाइप जो है हम लोगों का इसमें वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी हमारा फर्स्ट हेडिंग रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी में। तो आप लोग इस कॉपी में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी एनर्जी क्या होती है बेटा? प्राइमरी एनर्जी होती है हम लोगों की, द प्राइमरी एनर्जी रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। तो लिखिए कॉपी में, प्राइमरी एनर्जी रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो प्राइमरी एनर्जी को हम लोग 2 और ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हम लोगों का रिन्यूएबल एंड सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल हो गया फर्स्ट वन और सेकंड वन है नॉन रिन्यूएबल। ये सब पार्ट है प्राइमरी एनर्जी के ही। तो प्राइमरी एनर्जी में जो रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल में हम लोग लिख सकते हैं रिन्यूएबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल एंड बायोमास एक्सेट्रा। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या आता है हम लोगों का आता है सोलर, सूर्य, विंड मतलब वायु, जियोथर्मल मतलब भूतापीय, टाइडल मतलब ज्वार और बायोमास मतलब बायोमास आदि। और हमारा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसमें आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो इसमें आते हैं, जीवाश्म ईंधन में आता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो होता है। सेकंड वन इज प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। थर्ड वन कोल, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर एक्सेट्रा। तो प्राइमरी एनर्जी में होते हैं ये सभी। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स आर मोस्टली कन्वर्टेड इन इंडस्ट्री यूटिलिटीज इनटू सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज़। जो हमारी औद्योगिक उपयोगिताओं के अनुसार हम लोग क्या करते हैं इसमें इनको कन्वर्ट करते हैं। तो यूटिलिटीज़ में किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने कोई भी एक कच्चा कोई भी चीज़ ली, जैसे कि हमने लिया कोल माइंस, तो एक्सट्रैक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो हमने कोल माइंस हम लोगों को मिली, कोयले की जो खान होती हैं वो मिली, तो उसमें हमने ट्रीटमेंट किया। क्या ट्रीटमेंट किया? और प्रोसेस परफॉर्म की उसको ट्रीट करने के बाद में। तो प्रोसेस क्या परफॉर्म की हम लोगों ने? वॉशिंग, धुलाई की उसकी। फिर धुलाई करने के बाद जब हमने उसकी धुलाई की तो वो कोल में कन्वर्ट हो गया, कोयले में कन्वर्ट हो गया। तो कोयला क्या है हम लोगों का? प्राइमरी एनर्जी है। तो प्राइमरी एनर्जी हम लोगों को किससे मिल गई? एक्सट्रैक्शन एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस से। ठीक है, तो ये मिल गई हमको प्राइमरी एनर्जी। तो इस प्राइमरी एनर्जी को हम लोगों ने इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज़ की हेल्प से क्या किया? फर्स्ट स्टीम बॉयलर्स में ट्रांसफ़र कर दिया इस कोल को,
तो स्टीम बॉयलर की में यूज़ किया इस कोल का, भाप बॉयलर जो होते हैं उनमें यूज़ किया, फिर हम लोगों को क्या मिल गया, स्टीम मिल गई, भाप मिल गई, क्योंकि क्या है, सेकेंडरी एनर्जी। इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें पावर प्लांट में अगर इसको ट्रांसफ़र करते हैं शक्ति संयंत्र में, तो क्या मिलता है हम लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, विद्युत मिलेगी। तो ये विद्युत क्या हो गई, सेकेंडरी एनर्जी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। तो कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। द एनर्जी सोर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ डेफिनेट प्राइस आर नोन एज कॉमर्शियल एनर्जी। वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, लिग्नाइट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बिजली, लिग्नाइट, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें इत्यादि। तो ये हमारी हो जाती हैं कॉमर्शियल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इसी में, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। तो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है बेटा, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती हैं, द एनर्जी सोर्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द कॉमर्शियल मार्केट फॉर अ प्राइस आर क्लासिफाइड एज नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में उपलब्ध नहीं हैं उन्हें हम अवाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स एज फायरवुड, जलाने की लकड़ी, कैटल डग्स, पशुओं का गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट, प्राकृतिक अपशिष्ट, सोलर एनर्जी फॉर वाटर हीटिंग, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा इत्यादि। तो ये हम लोगों का हो गया कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। इसमें थर्ड हेडिंग आप लोग लगाइए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियली इनएग्जॉस्टेबल। तो इसमें लिखिए, नवीनीकरणीय या अक्षम ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो अनिवार्य रूप से अटूट है। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स। उदाहरण के लिए लिखिए इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत शक्ति। तो ये हम लोगों का हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का क्लासिफिकेशन इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसी में नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है, तो हम लोग देखते हैं सोलर एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइए, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है वो देखिए, सौर ऊर्जा। द सोलर एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज अवेलेबल विदाउट एनी लिमिट। दोबारा से लिखिए, सोलर एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज अवेलेबल विदाउट एनी लिमिट एंड कैन बी यूज्ड फॉर आवर नीड। तो सौर ऊर्जा अक्षम ऊर्जा का एक रूप है जो कि बिना किसी सीमा के उपलब्ध है और इसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इसी में लिखिए, सन इज़ द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो जो सूर्य है
वो ऊर्जा सौर ऊर्जा का स्रोत है। एंड दिस एनर्जी कैन बी डेस्ट्रॉयड, दिस एनर्जी कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड, यह ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती। दिस नॉन कॉन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी डू नॉट पॉल्यूट और अफेक्ट एनी अदर थिंग। तो यह ऊर्जा का जो स्रोत है यह गैर पारंपरिक रूप से किसी अन्य चीज को प्रदूषित या प्रभावित नहीं करता है। इसमें लिखिए which is also the reason to use solar energy in every field। तो यही कारण है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग हर क्षेत्र में उपयोगी है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइएगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइए कैपेसिटी फैक्टर, क्षमता गुणक। तो कैपेसिटी फैक्टर की डिफाइन लिखिए, द कैपेसिटी फैक्टर इज द यूनिटलेस रेशियो ऑफ एन एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आउटपुट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम टू द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आउटपुट ओवर दैट पीरियड। तो क्षमता गुणक क्या कहलाता है? क्षमता गुणक किसी अवधि में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन और उसी अवधि में अधिकतम संभव ऊर्जा उत्पादन का इकाई रहित उत्पाद होता है। तो कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में CF कहते हैं। तो कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है? तो एक्चुअल एनर्जी आउटपुट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक दिए हुए समय में कितना एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम हुआ है, आउटपुट जितना हमें मिला है उसको, उसका रेशियो डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी आउटपुट ओवर द गिवन पीरियड। उसी समय में जो मैक्सिमम कितना आउटपुट उस एनर्जी से प्रोड्यूस हो सकता था वो। तो इसमें दो हेडिंग्स आती हैं। कैपेसिटी फैक्टर हम दो चीज़ों का निकालेंगे। तो पहली हेडिंग है उसमें कैपेसिटी फैक्टर फॉर विंड पावर जनरेटर्स। तो कैपेसिटी फैक्टर फॉर विंड पावर जनरेटर लिखिए हेडिंग। तो उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, लेट अस कंसीडर अ विंड पावर जनरेटर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 210 मेगावाट एंड प्रोड्यूसिंग 6125 गीगावाट एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है। सिंस इट्स कंज्यूमिंग दैट इन 7 ईयर्स, 7 साल में इतनी एनर्जी उसने प्रोड्यूस की है। विद एन एनुअल एवरेज प्रोडक्शन ऑफ, जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितना है? 875 गीगावाट आवर्स पर ईयर। एंड इट्स कैपेसिटी फैक्टर विल बी कैलकुलेटेड एज, तो इसका कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा? तो हमें विंड पावर एक दे रखा है, विंड पावर जनरेटर, जो कि जिसका की कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी का है वो? 210 मेगावाट का है। उसका प्रोडक्शन क्या हुआ है? 7 सालों में हम लोगों ने देखा है कि जब से वो लगाया गया है उसके 7 साल बाद उसने 6125 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की है, आउटपुट दिया है। उसका एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन अगर हम 1 साल का एवरेज प्रोडक्शन निकालें तो हम 7 साल का दिया हुआ है, 7 का डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 7 साल का दिया हुआ है जो हमें 6125 का 7 से हम डिवाइड देंगे तो हमें एवरेज प्रोडक्शन क्या मिलेगा? तो एवरेज प्रोडक्शन मिलेगा 875 गीगावाट आवर्स पर ईयर। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा? तो एक्चुअल एनर्जी आउटपुट, असलियत में जो एनर्जी का आउटपुट वो कितना मिला है हमें? वो हमें मिला है 875 गीगावाट आवर्स। तो 875 हमें ये मिला है डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी आउटपुट ओवर अ गिवन पीरियड। तो मैक्सिमम आउटपुट कितना मशीन दे सकती थी, उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 210 मेगावाट। तो 210 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो 210 मेगावाट
एक दिन में कितने आवर्स होंगे 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में देगा। और हमें पूरे ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम 365 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ईयर के लिए। तो कैपेसिटी फैक्टर का जब हम गीगावाट से मेगावाट में चेंज करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसका पूरा ओवरऑल डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा 0.4756। तो अगर हम इसका परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 47.56%, 47.56%। तो हमें ये मिल गया इसका कैपेसिटी फैक्टर। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है, सेकंड पार्ट है इसी का कैपेसिटी फैक्टर का, कैपेसिटी फैक्टर फॉर द सोलर पावर जनरेटर्स। सोलर पावर जनरेटर्स के लिए कैपेसिटी फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए इसमें, let us consider a solar power generator having a capacity of, उसकी कैपेसिटी कितनी है 290 मेगावाट, 290 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। एंड प्रोड्यूसिंग एन एवरेज एनुअल पावर ऑफ, इसमें डायरेक्ट हमें एनुअल एवरेज पावर दे रखी है, उसमें पूरे 7 साल का दिया हुआ था, इसमें 1 साल का डायरेक्ट दिया हुआ है एवरेज पावर। प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोड्यूस कितना कर रहा है 740 गीगावाट आवर पर ईयर प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम इसका कैपेसिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो द कैपेसिटी फैक्टर विल बी कैलकुलेटेड बाय, तो जो एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम हुई है 1 साल में वो हमें दे रखी है गीगावाट में, तो गीगा को मेगा में चेंज कर लेंगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये चेंज किया हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्चुअल जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी थी वो थी 290 मेगावाट, 24 घंटे के लिए है और 365 दिन है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, तो हमें सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 0.2913। अब इसको परसेंटेज में जब हम चेंज करेंगे तो परसेंटेज में हम लोगों को मिलेगा 29.13%, तो 29.13% हमें मिलेगा इसका कैपेसिटी फैक्टर। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए इस सब्जेक्ट के रिलेटेड तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ वो मैंने PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है, वहाँ से आप लोग ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो आगे का जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now.